नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जीएस यानी सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू किए। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में साथियों जीएस के 38 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आगे पूरी तरीके से आने की संभावना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में साथियों। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि WPI का पूरा नाम बता दीजिए। अगर किसी को याद है WPI का तो जरूर कमेंट भी करते चलेंगे। ऑप्शन ए है होल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी है वॉल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी है होल प्रिंट इंडेक्स, ऑप्शन डी है आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI का पूरा नाम बता दीजिए। WPI को हिंदी में क्या बोलेंगे? थोक मूल्य सूचकांक बोलेंगे। थोक मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम जो सही होगा ऑप्शन इसमें होल सेल प्राइस इंडेक्स, इसका क्या होगा? सही होगा। जैसे अगर कोई भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है या घटती है तो थोक मूल्य सूचकांक पे भी उसका असर पड़ता है। ठीक, जैसे ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे 2025 में 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 2200 था। कितना? 2200 रुपये था, सॉरी 2200। और वही 2026 में अगर 1 क्विंटल अगर गेहूं का कीमत अगर 2400 हो गया तो 200 क्या हो गया? 200 रुपया बढ़ गया ना। तो इसका मुख्य थोक मूल्य सूचकांक पर इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं? बढ़ा कि नहीं? अगर वही घटता तो थोक मूल्य सूचकांक क्या करता? WPI अगर ये बढ़ा है, अगर वही घटता तो एरो इस तरह से हो जाता। ठीक, तो याद रखिएगा WPI का ही फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका होता है। अगला प्रश्न है जो कि इसका बेस आधार जो है ना, बेस आधार जो माना जाता है 2011 और 12, उसी के आधार पर इसका आकलन भी किया जाता है। यहाँ देखो, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल होता है क्या भाई? ऑप्शन ए है आउटक्रॉस्ड बजट, ऑप्शन बी है कर बजट, ऑप्शन सी है पूंजीगत बजट, ऑप्शन डी है राजस्व बजट। बताइए चालू वित्तीय वर्ष को क्या कहा जाता है? बस इतना ही समझ लीजिए। इसमें जो साथियों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राजस्व बजट होगा। ये क्या होता है? जैसे चालू, जैसे आपका करेंट अकाउंट होता है ना, उसी तरह का होता है। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब रोजमर्रा का आय और व्यय की बात करता है। ठीक, जैसे मान के चलिए इसको इस तरह से समझ लीजिए, राजस्व बजट को, राजस्व बजट यानी राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। ठीक, अब मान के चलिए 100 रुपया कहीं से आया, कितना? 100 रुपया आया और 90 रुपया क्या हो गया? खर्च हो गया। 100 रुपया मतलब रोजमर्रा कहीं से पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? राजस्व बजट के अंतर्गत आएगा। अगर वही आय आया 100 रुपया और खर्च हो गया 110 रुपया तो राजस्व घाटा हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये भी समझ लीजिएगा। ठीक, राजस्व बजट मतलब आय और व्यय की बात करता है, कहाँ से पैसा आया कितना और गया कितना। ठीक, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। गुड़ी पड़ाव निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। यानी गुड़ी पड़ाव कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है साथियों। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। गुड़ी पड़ाव जो है आपका त्योहार, बसंत समय का त्योहार है, बसंत ऋतु के समय का यह त्योहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? GST का विचार किसके दिमाग में आया था? ऑप्शन ए है केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन बी है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी है बेसल समिति, ऑप्शन डी है रेखी समिति। बता दीजिए।
जो आप वर्तमान में जीएसटी जो देख रहे हैं ना, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी कब का लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन द्वारा उसे संवैधानिक दर्जा मिला। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, तो वही पूछ रहे हैं कि जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया भाई? ऑप्शन है केलकर समिति, हमने आपको बताया था। ठीक, ये 2004 में ही इनके मन में यह विचार आया था। ठीक, उसके बाद यह वर्तमान में आप देख रहे हैं कि 2016 में इसका अधिनियम आया और 2017 में यह पूरी तरीके से लागू हुआ। और जीएसटी एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी आकलन और समीक्षा करने से है रंगराजन समिति का संबंध। ये भी देखना, कई बार पूछ देता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों होते हैं, यानी देश में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी भी कंपनियां होंगी, सरकारी भी उद्योग धंधे होंगे और प्राइवेट लोगों का भी उद्योग धंधे होंगे, तो भारत ही इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इसमें कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है भारत को जो आपको दिखाई दे रही होगी? आउटकास्ट अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मर्ज अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने बताया था कि सरकारी और निजी क्षेत्रों का जो सहअस्तित्व होता है उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जीता जागता उदाहरण किसका है? भारत का है। नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? नीली क्रांति का नाम सुने होंगे, लाल क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये सारी चीजें सुने होंगे, कई बार इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन है कपास उत्पादन, ऑप्शन बी है डेयरी उत्पादन, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो नीली वाला जो होगा ना आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक, अगर लाल वही क्रांति पूछता तो टमाटर और मांस उत्पादन से है। ठीक, रजत अगर पूछता तो आपका अंडे उत्पादन से है। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड का संस्थापक थे? टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सर नरौजी टाटा, ऑप्शन बी है सर जमशेद नुसरवानजी टाटा, ऑप्शन सी है सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन डी है सर नोबल टाटा। बता दीजिए, जो जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी, कौन किए थे? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों, सर जमशेद नुसरवानजी टाटा। कब किए थे? 1907 में। कई बार ये तो डेट से भी प्रश्न पूछ दिया है। 1907 में किए थे। और कहा? पहले साथियों बिहार में ही हुआ था, लेकिन बिहार से अलग हो गया क्या? झारखंड। तो अब कहाँ है यह कंपनी? झारखंड में, क्योंकि 1907 की बात है ना। तो 1907 में तो भाई आपका झारखंड ही बिहार का अंग हुआ करता था। ठीक, ये भी याद रखना। अब झारखंड में है। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती, कटाई और उपज के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बस इसी तरह से आप समझ लीजिए। ऑप्शन है विटीकल्चर, ऑप्शन बी है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी है पिसिकल्चर। ये चारों इतने महत्वपूर्ण है ना कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो अंगूर की खेती का संबंध है विटीकल्चर से। अंगूर की खेती वाला जो आपका ये सही हो जाएगा। अंगूर के खेती का अध्ययन आप समझ लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, इसको भी याद रखिए। रेशम कीट का उत्पादन या अध्ययन आप समझ लीजिए, अध्ययन। उसके बाद हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती, बागवानी खेती का अध्ययन। उसके बाद पिसिकल्चर है ना, मत्स्य उत्पादन दन का अध्ययन। ठीक, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको इसमें से कोई एक देखने को मिल जाएगा। अब ये मत देखिएगा सर यही बताया है, ये नहीं बताया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? बता दीजिए। भारत में जनगणना, प्रश्न तो कई बार पूछा जाता है कि जो जनगणना होती है किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? तो गृह मंत्रालय याद रखिएगा। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय। तो इसमें संगठन के सर्वोच्च पद कौन है? तो इसमें है उप महारजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है जनगणना अधिकारी, ऑप्शन सी है वरिष्ठ तकनीकी और निदेशक, ऑप्शन डी है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। तो सबसे बड़े जो सर्वोच्च पद है ऑप्शन डी है आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। इसको भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, किसी देश
कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। शहरी क्षेत्र की अनुपातिक जनसंख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑप्शन ए है औपनिवेशीकरण, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है ग्रामीणकरण, ऑप्शन डी है अनियोजितकरण। तो भाई शहर में अनुपातिक वृद्धि हो रही है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका शहरीकरण आपका सही हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित में से कौन थे? किस वंश से संबंधित हैं जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर की स्थापना हुई थी? बता दीजिए। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? राजवंश पूछा है। ऑप्शन ए है चोल राजवंश, ऑप्शन बी है पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी है कदम राजवंश, ऑप्शन डी है गंग राजवंश। तो बता दीजिए उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर आपने सुना होगा वह किस राजवंश ने बनवाया था और कौन शासक थे बनवाने वाले? तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है गंग वंश। और जो बनाने का श्रेय जाता है उनका क्या नाम है? नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम। लगभग 1250 एडी के आसपास, 1250 ईस्वी के आसपास ये बना था। ठीक, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, धारा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता दीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ऑप्शन है ओम, मीटर, वोल्ट और एम्पियर। ये तीनों चारों बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा, इसमें जो आपका सही होगा विद्युत धारा का, एम्पियर आपका सही होगा। तो वोल्ट किसका है भाई? विद्युत विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का है। उसके बाद ओम किसका है भाई? विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 3 है ना, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? बताइए। पहले तो ओजोन परत, ऑप्शन है दृश्य विकिरण, ऑप्शन बी है पराबैंगनीकरण, ऑप्शन डी है सी है औरक्त विकिरण, ऑप्शन डी है हरे विकिरण। यानी ओजोन परत जो है किसको रोकती है, बस ये समझ लीजिए, जमीन पर आने से किसको रोकती है, कौन से ऐसी किरण है? तो पहले तो आप ध्यान दीजिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, इसको याद रखिएगा, 16 सितंबर। ओजोन लेयर को मापने की इकाई जो है ओजोन O3, ओजोन लेयर की मापने की इकाई का क्या नाम है? कई बार ये भी पूछ दिया है प्रश्न। डॉप्सन, क्या नाम है? डॉप्सन, ये भी याद रखिएगा, डॉप्सन। ओजोन दिवस 16 सितंबर हो गया। इसमें जो साथियों है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरण। अल्ट्रावायलेट किरणें हो जाती हैं जो सूर्य से अगर वह जमीन पे आ जाएंगी तो निश्चित है मनुष्य को क्या कर देंगी? बीमार कर देंगी। ठीक, इस वजह से ओजोन लेयर क्या करती है? रोकती है अल्ट्रावायलेट किरणों को जमीन पर ना आए। ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। ओजोन लेयर किस मंडल में? समताप मंडल में, लिख लीजिएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। समस्थानिक और संभारिक में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था वो संभारिक था, लेकिन ये पूछा है समस्थानिक क्या होता है। ऑप्शन ए है समान भौतिक गुण, ऑप्शन बी है भिन्न रासायनिक गुण, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, और ऑप्शन डी है भिन्न परमाणु संख्या। ये तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण से कोई मतलब नहीं, यहाँ दो आपके पास ऑप्शन बच जा रहे हैं। समस्थानिक होता है ना, तो समस्थानिक का एक ही गुण होता है जिसकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, और परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको बोलेंगे समस्थानिक। और संभारिक में क्या होता है? उल्टा हो जाता है इसका। संभारिक में ये होता है कि समस्थानिक, और संभारिक में ये होता है कि जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो? द्रव्यमान भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। ठीक, तो इसमें ये देखना है। समस्थानिक पूछा है ना, तो इसमें क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो समान होंगे और परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे, तो वही न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, और भिन्न परमाणु तो नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये समान होना होता तब ये होता। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सी। अगला है, बताइए, दंत क्षय कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या इस्तेमाल किया जाता है कि भाई दंत क्षय ना हो, ज्यादा दांत का नुकसान ना हो? ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है फ्लोराइड, ऑप्शन डी है मॉलिब्डेनम। तो दंत क्षय को रोकने के लिए इसमें फ्लोराइड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोराइड याद रखना, कई बार ये भी पूछा है।
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये डायरेक्ट प्रश्न आपको याद रखना है। C4H8, ऑप्शन बी है C2H10, ऑप्शन सी है C4H10, ऑप्शन डी है आपका C2H6। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C2H10। C2 होगा ना कि C4H10 होगा? एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। इसमें कौन सा सही होगा? 17 C4H10 है साथियों। कौन है ये? आपका C4H10 है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र आप याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है जोंक, जिसको लीच बोलते हैं ना, वह किस संघ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन एनेलिडा, ऑप्शन बी है सिलेट्रेंडा, ऑप्शन डी है प्लेहिटेलिमिनिथीज, ऑप्शन डी है नेमाटोडा। तो जोंक है ना, ये आपका एनेलिडा के अंतर्गत आता है, इस संघ के अंतर्गत आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न आपका व्हेल मछली का नाम सुने होंगे ना, निम्नलिखित में किस समूह के अंतर्गत आती है? कई बार पूछा गया। ऑप्शन है स्तनधारी, ऑप्शन बी है पीसीज, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी है उभयचर। तो व्हेल मछली आपका स्तनधारी है। जो क्या करती है? स्तनधारी मतलब अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं उसको स्तनधारी बोलते हैं। चुकंदर के लाल रंग होने के कारण, चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? बस यही आपको पूछना है। ऑप्शन है बीटानिन, ऑप्शन बी है लाइकोपिन, ऑप्शन सी है करक्यूमिन, ऑप्शन डी है बीटा कैरोटीन। बताइए चुकंदर लाल कारण किसके होता है? बीटानिन के कारण। किसके कारण? बीटानिन। और वही अगर टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका लाइकोपिन के कारण होता है। ये भी कई बार पूछा है। हल्दी में जो रंग वाला की बात करता है, हल्दी में जो रंग के कारण जो उसका रंग मिलता है, करक्यूमिन के कारण मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? बता दीजिए। जल में और वसा में आपको पता है ना, दो विटामिन कौन कौन से? पहले तो देख लीजिए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो जल में घुलनशील पूछा है ना, तो जल में घुलनशील आपका बी और सी है। और वसा में आपका क्या हो जाएगा? ए डी ई के, यही ना बचा। तो ये आपका वसा में हो जाएगा, ठीक। और ये जल में बी और सी। तो इसमें आपका सी एन ऑप्शन है, ये दिया है, सी दिया है। बाकी ये सब आपका क्या है? वसा में। अगला देखिए चिकनगुनिया मच्छर के कारण, चिकनगुनिया जो रोग होता है किस मच्छर के काटने के कारण होता है? बता दीजिए। ऑप्शन है क्यूलेक्स, ऑप्शन बी है एनोफ्लिज, ऑप्शन सी है एडिज, और ऑप्शन डी है मैंसोनिया। बता दीजिए चिकनगुनिया जो रोग होता है किसके कारण से होता है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा एडिज यानी एजेप्टी, जो इसी के कारण होता है। चिकनगुनिया एक वायरस जनित रोग है आपका, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है? आपका शरीर में छाले, बुखार, दर्द, ये सारी चीज़ें रोग से आप प्रभावित हो जाते हैं। ऑप्शन है मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना? बताइए। ऑप्शन है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी है आपका ताम्रपाषाण काल। तो इसमें नवपाषाण काल हो गया। मनुष्य अस्थायी जीवन यापन करने लगा, ठीक, अपनी बस्तियां बना के रहने लगा, ठीक। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, और मध्य पाषाण काल में आपका जो बड़े बड़े पत्थर यूज किए जाते थे, अब धीरे धीरे वो छोटे होने लगे, औजार उसको बनाए जाने लगे। इसमें आपकी जलवायु वगैरह की सारी चीज़ें विकास होने लगा धीरे धीरे। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए। ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है संघमित्रा, ऑप्शन डी है धर्मानंद भिक्षुणी। बता दीजिए। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई महिला को संघ में प्रवेश लिया जाए, लेकिन अंततः प्रवेश हुई, जिनका नाम है ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी होती है। इनकी पालक होती है, इनकी मौसी होती है, ठीक। ये पहली महिला बनी है बौद्ध भिक्षुणी।
अगला प्रश्न देखिए, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है भीम द्वितीय, ऑप्शन बी है कीर्तिवर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो रवि कीर्ति किस चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध तो पहले ये नोट कर लीजिए कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। और किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी है जयचंद और मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गोरी। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था साथियों, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, और जयचंद इसमें क्या हो गया था? हार गया था, याद रखिएगा। और गोरी क्या हो गया था? विजयी हो गया था। तो उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों की धीरे धीरे अधिकार क्षेत्र इधर से बढ़ता गया जब वह जीत गया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, कब हुआ था? पहले तो यह देख लीजिए 1336 ईस्वी में। कौन कौन भाई? हरिहर, कई बार पूछा गया है, हरिहर प्रथम। और उसके बाद एक बुक्का राय प्रथम, दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किए थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 में। लेकिन ये पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के उस समय कौन शासक थे? नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आपका जो करेक्ट सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था? मुगल वंश के संस्थापक कौन है भाई? बाबर है। लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? पहले उनका बचपन का ही नाम समझ ली, क्या नाम था? ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी है जहीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी है इरफानुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी है जैनुद्दीन मोहम्मद। तो बाबर का वास्तविक नाम पूछा है, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन बी है जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका बचपन का नाम है या वास्तविक नाम है, ये समझिए। अगला है प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ भाई? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो विद्रोह तो सारी जगह पनपा, लेकिन सवाल है कहाँ से शुरुआती दौर में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है कहाँ? मेरठ में। ऑप्शन सही हो जाएगा मेरठ। कब? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, पहले तो ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है भाई? 1885 में। 1885 में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और कहाँ होती है? गोकुलपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुलपाल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना होती है 1885 में। 29 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। लेकिन अब ये पूछा है कि महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? ऑप्शन है आसफ अली, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है आपका उषा मेहता। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? स्थापना संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। कौन है? ए.ओ. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम है। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का इन्हीं को श्रेय जाता है। उसके बाद अब प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया बताइए? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो उनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखिएगा। स्थापना कोई और किया, और उस स्थापना के जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक बार और प्रश्न कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष, अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ दे तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछ दे तो जॉर्ज यूले भी आप याद रखेंगे, ठीक। और यहाँ से एक और प्रश्न आपको मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछ दे, यहाँ देखिए पहली महिला अध्यक्ष पूछा है ना,
लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछे तो यहाँ आपका प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। यहाँ हो जाएंगी कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, नायडू हो जाएंगे, ठीक, सरोजनी नायडू याद रखिएगा। सरोजनी नायडू क्या थी? उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, और सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की पहला महिला आपका मुख्यमंत्री भी थी, ठीक। अगला है प्रश्न, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। बता दीजिए कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च कब हुआ था भाई? पहले तो यह देख लीजिए, खेड़ा 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग 1920-22 तक चला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और दांडी मार्च कब होता है भाई? 1930 में। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से ली गई है? गणतंत्र, कई बार ये भी प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। गणतंत्र की अवधारणा, इसमें जो आपका करेक्ट सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक। यहीं से हम लोगों ने ग्रहण किया है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य का जो शासक होता है वह जनता द्वारा क्या हो? निर्वाचित हो, वंशागुणत न हो, जनता द्वारा क्या हो? निर्वाचित हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। भाग 10, भाग 11, भाग 6 और भाग आपका 8। तो केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किस में है भाई? भाग आपका 8 में जिक्र है, ये आपका सही हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकार में के संदर्भ में कौन सा ये कथन जो ऑप्शन है इसमें गलत है? बता दीजिए। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो जो भी भाई राज्य के विरुद्ध में जो भी चीजें आप मांग करते हो तो नकारात्मक प्रकृति के होते ही तो ये आपका सही है, ये वाद्य योग्य है। वाद्य योग्य का मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो ये वाद्य योग्य मतलब आप न्यायालय जा सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 ही साथियों एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि किसी भी परिस्थिति में उसका निलंबन नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? एक मिनट, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं ना, हिक्का एकदम सॉरी हो, समझ में आ गया। कह रहा है कि आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, नहीं, निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपका ये सही, ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। गलती ने पूछा है, यहाँ नहीं देता तो ये भी सही हो जाता, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, इसी वजह से ये गलत होगा। आपात के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, तो भाई मौलिक अधिकार 12 से आपका अनुच्छेद 35 में है, तो बहुत सारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित किए जाते हैं 20 से 21 अनुच्छेद को छोड़ के, ठीक। तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर दे? अनुच्छेद 123(1), अनुच्छेद 124(2), ऑप्शन सी 127(3), ऑप्शन डी है 128(3। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति मिलता है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री होता है भाई, ऑप्शन है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, नहीं,
ऑप्शन बी है वास्तविक कार्यपालक, ऑप्शन सी है नाम मात्र का कार्यपालक, ऑप्शन डी है आपका न्यायपालिका का प्रमुख। तो प्रधानमंत्री के पास भाई रियल का पावर होता है, सर्वोच्च पावर होता है, वही सारे शक्ति का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, आपका पीएम। नाम मात्र का कौन होता है, आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं बता दीजिए। अनुसूचित एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं लोकसभा में। ऑप्शन है 85, ऑप्शन बी है 82, ऑप्शन सी है 84, ऑप्शन डी है आपका 86, बता दीजिए। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा, 84। और यही अगर एसटी का अगर पूछता तो कितना हो जाता, 47। कितना, एसटी का 47 और इसका आपका 84। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, यानी राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है 28 साल, ऑप्शन बी है 30 साल, ऑप्शन सी है 40 साल, ऑप्शन डी है 35 साल। तो राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, किससे पहले अनुमति लेना होता है। ये राज्य की बात कर रहा है, संघ की बात नहीं कर रहा। तो राज्य में पहले राज्यपाल से राय लिया जाता है भाई, इनकी अनुमति होना चाहिए तब। और वही अगर संघ की बात करता केंद्र तो राष्ट्रपति वहाँ प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रपति से ये बातें पहले उनसे अनुमति ली जाती थी और राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक, तो साथियों ये 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे जीएस का। कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। कोई सुझाव कोई राय होगा तो भी आप